बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी जिंदगी में हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि हम जिस इंसान को नापसंद करते हैं वही हमारे इश्क में पागल हो जाता है। लोग इस चीज को काबिल फख्र समझते हैं, मगर मेरा तो यही कहना है कि अनचाही मोहब्बतें भी अजाब होती हैं। मुझे वकास नापसंद था। वकास मेरी भाभी का छोटा भाई था। उसने मुझे अपनी बहन की शादी में देखा और पसंद कर लिया, जबकि मेरा मामला उससे उलट था। मैंने उसको देखते ही नापसंद किया था और दिल ही दिल में ये दुआ भी की थी कि या अल्लाह मेरी भाभी अपने भाई जैसी ना हो। वकास को नापसंद करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो बड़ा दीनदार सा लड़का था। उसके चेहरे पर शरई दाढ़ी थी। वो ढीला ढाला सा लिबास पहनता था। मेरी भाभी का खानदान था भी गरीब सा। ये सब चीजें एक साथ मिल गईं तो मुझे वो लड़का अजीब ही लगा था। मैंने अपनी कजन्स के साथ मिलकर उसका मजाक भी बनाया था। शादी की तकरीबात खत्म हो गई तो वकास भी दिमाग से ओझल हो गया। वैसे भी उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा खास ना था कि उसे याद रखा जाता। एक दिन मैं अपने सहन में बैठी धूप सेंक रही थी तो मेरी भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। वो कहने लगी, सानिया, तुम्हारी पढ़ाई कब कंप्लीट होगी? मैं बोली, बस अगले महीने मेरे एग्जाम्स हैं, उसके बाद फिर मैं फारिग हो जाऊंगी। भाभी कहने लगी, एक बार तुम पढ़ाई से फारिग हो जाओ तो हम तुम्हारे हाथ पीले करने के मुतालिक सोचेंगे। मैं मुस्कुरा दी और बोली, भाभी, कोई लड़का नजर में है? भाभी के चेहरे की रंगत भी खिल गई थी। वो कहने लगी, लड़का क्या, मेरी नजर में तो तुम्हारे लिए शहजादा है, शहजादा। भाभी की बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से बेकरार सा हो गया था। न जाने कौन सा लड़का था जो मेरे घर वाले मेरे लिए पसंद किए बैठे थे। अब मैं यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे इम्तहानात खत्म हो जाएं और मैं अपने होने वाले शौहर का जिक्र सुनूं। बड़ी खुशफहमियों में दिन कटे थे मेरे, मगर वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, मेरे साथ भी वही हुआ था। मेरी भाभी ने मेरे कानों में बम फोड़ा था। वो कहने लगी, सानिया, जिस तरह से मैं तुम्हारी भाभी हूं, मैं तुम्हें भी अपनी भाभी बनाना चाहती हूं। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें वकास कैसा लगा? ये बात सुनकर तो मैं सकते में आ गई थी, जबकि भाभी मुझे टहूका लगाकर कहने लगी, प्यारी दुल्हन, कुछ तो बोलो। मैंने खा जाने वाली निगाहों से अपनी भाभी की जानिब देखा था और बोली, भाभी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा और वकास का क्या जोड़ है? मुझे आपका भाई पहले ही नजर में अच्छा नहीं लगा था। आज तो आपने ये बात कर ली है, आज के बाद मैं आपके मुंह से ये जिक्र न सुनूं। इतना कहकर मैं पांव पटकती हुई कमरे में आ गई थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी भाभी मेरे बारे में ऐसा सोच भी सकती थी। मेरा तो गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। मैं कुड़ती जा रही थी। फिर सोचा कि भाभी की शिकायत अम्मी से लगाती हूँ, वही भाभी को सीधा करेंगी। मैं अम्मी के कमरे में गई तो वो जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी, यानी वो नमाज पढ़ चुकी थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई तो अम्मी कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मैंने भाभी की सारी बात अम्मी को बता दी थी। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, ही तो तुमने मुझे बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि बेशक अल्लाह हमारी हर दुआ को सुनता है। मैं अभी मुसल्ले पर बैठी तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरी सानिया के लिए अच्छा सा घर दे दे, और तुमने मुझे आकर ये खुशखबरी सुना दी। मैं बोली, अम्मी, आपको ये खुशखबरी लगती है? मुझे तो ये रिश्ता नामंजूर है। मैंने जब से भाभी की बात सुनी है, मेरा गुस्सा किसी तरह से कम होने में नहीं आ रहा। मैं भाभी के भाई से हरगिज शादी नहीं करूंगी। कितना अजीब सा है वो लड़का, और फिर उनके घर के हालात भी अच्छे नहीं है। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, सानिया, ये तुम क्या कह रही हो? वो लड़का तो हरगिज अजीब नहीं है, अच्छा बच्चा है, दीनदार है। तुमने सुना नहीं क्या, हमारे बड़े कह गए हैं कि जब एक लड़का दीनदार हो और उसकी शराफत में किसी किस्म का शुबा ना हो तो उसको अपनी बेटी का हाथ देने में हिचकिचाना मत। सानिया, मैंने पूरी शादी में उस लड़के पर बहुत गौर किया था। वो एक शरीफ बच्चा है। उसने पूरी महफिल में किसी लड़की की जानिब नजर उठाकर नहीं देखा। तुम्हें और चाहिए भी क्या? लड़कियों की तो यही ख्वाहिश होती है ना कि उनका शौहर बस उनका ही बनकर रहे। मैं झट से बोली, अम्मी, इस्लाम में ये भी है कि कभी अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर मत करो। अम्मी कहने लगी, सानिया, तुम्हें वकास नापसंद क्यों है? तो मैं बोली, अम्मी, मुझे उसकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। मेरी बात सुनकर अम्मी ने कानों को हाथ लगाया था। वो कहने लगी, तौबा है तुमसे, वो लड़का सुन्नत पर अमल पैरा है, तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। मैं गुस्से से बोली, अम्मी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि कभी ख्वाब में भी मत सोचिएगा कि मैं वकास से शादी करूंगी। इतना कहकर मैं छत पर चली गई थी। अम्मी के जवाब ने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। तो उन्होंने जरा नहीं सोचा
कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हर किस्म की आसाइशें देखी हैं। मैं गुर्बत में कैसे गुजारा करूंगी। खैर, इस बात को हफ्ता हो गया था। उसके बाद किसी ने इस मौजू पर मुझसे बात नहीं की थी। मैं खुश थी कि ये सब टल गया है, मगर मैं कहाँ जानती थी कि एक बड़ा तूफान मेरा मुंतज़िर था। मैं सुबह देर से सोकर उठी तो अम्मी ने मेरे लिए नाश्ता बना दिया था। मैं खाने से फारिग हुई तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी प्यारी बेटी, आज तुम अच्छे से तैयार हो जाना, हम मिलाद पर जाएंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया। अम्मी ने मुझे 12 बजे का वक्त दिया था। मैं तैयार होकर अम्मी के कमरे में आई तो ये देखकर मैं सकते में रह गई थी कि मेरी अम्मी के साथ भाभी की वालिदा और भाई बैठा हुआ था। अम्मी कहने लगी, सानिया, इधर आ जाओ मेरे पास, आंटी तुमसे मिलने आई हैं। मैं उनके आने का मकसद बखूबी समझ गई थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे और मैं लिहाज मुरव्वत को भूल कर बोली, अम्मी, वैसे हैरत की बात नहीं है क्या? वो मुझसे मिलने क्यों आई हैं? आंटी, आप यहाँ बैठे, मैं आपकी बेटी को आपके पास भिजवा देती हूँ। मैंने और अम्मी ने तो वैसे भी मिलाद पर जाना है। अम्मी का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो कहने लगी, नहीं नहीं सानिया, मिलाद तो कैंसिल हो गया था, अब अगले जुमे होगा। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। ये बात सुनकर मैं अम्मी की सारी गेम समझ गई थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। वो जानती थी कि यूं तो मैं हरगिज़ भी तैयार नहीं होने वाली। खैर, भाई भी वहीं आ गए थे। भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मेहमानों के साथ बिठा दिया था। वकास की वालिदा ने मेरा रिश्ता मांगा तो भाई ने झट से कह दिया कि ये रिश्ता हमें मंजूर है, जबकि मैं तो हक्का बक्का सी बैठी अम्मी और भाई को देखती रह गई थी। किसी ने भी मुझसे मेरी मर्जी जानने की ज़रूरत नहीं समझी थी। रुकैया आंटी मुझे वकास के नाम की अंगूठी पहनाकर जा चुकी थी, जबकि मैं तो सकते में बैठी हुई थी। मेहमानों के जाने के बाद मैं फट पड़ी थी और बोली, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि आपने मुझसे ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर भी है? आप सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे वकास नापसंद है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। भाई ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगा, क्या कमी है वकास में? अच्छा दीनदार लड़का है, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं बोली, वो लड़का कमाता क्या है? उनके घर के हालात देखे हैं आपने? 2 कमरों का घर है। मुझे इल्म है कि वो लोग गुर्बत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब ना हो। भाभी ने ये बात सुनी तो कहने लगी, सानिया, तुम में तो मुरव्वत नाम की चीज़ ही नहीं है। बात करने से पहले सोच तो लिया करो, क्या हम भूखे नंगे हैं? मैं बोली, भाभी, हमारे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आपने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा जितना हमारे घर में बनता है। आपने कभी इतना महंगा लिबास नहीं पहना होगा जितना आपको भाई ने दिलवाया है। आप खुद तो हमारे महल में आकर आराम व आसाइश की जिंदगी बसर कर रही हैं और मुझे अपनी झोंपड़ी में फेंक देना चाहती हैं। आप मुझसे जलती हैं शायद, तभी तो मेरे लिए इतना बुरा रिश्ता तलाश किया है। मेरी बात सुनकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, सानिया, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। मुझे तुमसे ऐसी बातों की हरगिज तवक्को नहीं थी। हम इतने गए गुजरे लोग हैं तो तुम लोगों ने हमसे रिश्ता जोड़ा ही क्यों? मुझे भाभी ना बनाती तुम। भाभी ने अपने शौहर की जानिब देखा और बोली, अकील, मैं आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। भाई कहने लगा, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। भाभी कहने लगी, आपके सामने आपकी बहन ने इतना सब कुछ बोल दिया, मगर आपने मेरे हक में एक बात नहीं की। आपने अपनी बहन को खामोश नहीं करवाया। इसका यही मतलब है ना कि आप इसकी बातों से मुत्तफिक हैं? मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है जहां मेरे घर वालों की इज्जत ना हो। भाभी ने इतना कहकर अपना सामान पैक किया और हमारे घर से चली गई थी। मैं तो समझी थी कि भाभी के जाने के बाद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हुई थी। अब तो मुझे उठते बैठते हर वक्त अम्मी ताने देती थी। वो यही कहती थी कि सानिया, तुम तो बहुत मनहूस बहन हो, तुम्हारा घर क्या बसेगा? तुम तो अपने भाई की खुशियों को दीमक की तरह चाट गई हो। जबकि भाई का रवैया भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो हर वक्त उदास से रहते थे। उसने तो घर में खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त अम्मी से यही कहते थे कि सानिया ने मेरा घर उजाड़ दिया है। मैं सब बातें सुन सुनकर जहनी मरीज बनती जा रही थी। अब मुझे हर वक्त डर लगा रहता था, कहीं भी मुझे सुकून नहीं मिलता था। अम्मी मुझसे ठीक तरीके से बात करना भी गवारा नहीं करती थी। मैं सारा दिन अपने कमरे में बैठी रोती रहती थी। मुझे डिप्रेशन का मर्ज लाहक होने लगा था। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, सानिया, मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताती हूँ। तुम जब छोटी सी थी तो तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैंने तुम दोनों को बाप बनकर पाला। तुम लोगों की हर ज़रूरत का ख्याल रखा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मुझे यही लगता था कि मैं ही हमेशा तुम दोनों की ज़िंदगी के फैसले लूँगी। मगर जब अकील बड़ा हो गया, उसने घर के खर्चे उठाने शुरू कर दिए, तो मैं समझ गई
कि मेरी हैसियत बहुत घट गई है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कमाई भी नहीं कर सकती। हमारे घर का जो भी खर्च चल रहा है वो अकील की वजह से ही चल रहा है। वही कमा कर लाता है तो हमें 2 वक्त की रोटी खाना नसीब होती है। मेरी बेटी, अगर तुम अपने भाई के साथ जिद लगा लोगी तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए बेहतर यही है कि अपने भाई की बात मान लो। वो जहां कहता है चुपचाप वहीं पर शादी कर लो। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, मैं वकास से शादी करना नहीं चाहती, वो मुझे नहीं पसंद। अम्मी कहने लगी, चलो तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करती रहो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा भाई कभी भी तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने देगा। वो भी जिद लगाकर बैठ गया है। तुम इस घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी। और तुम जानती हो क्या, इस घर में भी तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। हफ्ता 10 दिन के बाद अकील अपनी बीवी को मनाकर ले आएगा। फिर वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी, कभी उसके बारे में सोचा है क्या? मैं कब तक जिंदा रह लूंगी? एक ना एक दिन तो मौत मेरी आंखें बंद कर ही देगी ना। ये सब बातें सुनकर मेरा दिल घबरा गया था। मैंने अम्मी के हाथ थाम लिया और बोली, अम्मी, इस्लाम लड़की को अपना बर खुद से पसंद करने की इजाजत देता है, फिर आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अम्मी के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगी, तो एक लड़के को फकत इसलिए रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि वो दीनदार है और अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें इस्लाम याद आ गया है? क्या ही दोहरा मयार है तुम्हारा। इतना कहकर अम्मी मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी। अब मुझे साफ साफ समझ आ गया था कि वकास से बचना नामुमकिन सा है, मगर मैं अभी भी हार नहीं मान सकती थी। मैं वकास में कोई खामी ढूंढना चाहती थी जिसकी बुनियाद पर मैं उसे ठुकरा कर भी लोगों की नजरों में बुरी न बनती। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि मुझे वकास की बेरोजगारी को टारगेट करना चाहिए। रात जब अम्मी और भाई खाना खा रहे थे तो मैं भाई के पास जाकर बैठ गई। भाई ने मुझसे मुंह फेर लिया था। मैं बोली, भाई, मैं वकास के साथ शादी करने के लिए रजामंद हूं। मेरी ये बात सुनकर भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने जल्दी से उठकर मेरे सर का बोसा लिया था और कहने लगा, मुझे पहले से इल्म था कि मेरी बहन मेरी बात की लाज जरूर रखेगी। मैं बोली, भाई, मैंने आपकी बात मान ली है, अब आपको मेरी लाज रखना पड़ेगी। जब तक वकास किसी बहुत ही अच्छी सी मुलाजमत पर नहीं लग जाता, आप मेरी उससे शादी नहीं करेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं, बस इतना चाहती हूं कि मेरा शौहर महीने भर का 70-80 हज़ार कमा लिया करे। मेरी भी 100 ख्वाहिशें हैं, दिल में बहुत अरमान है। मैं किसी कंगले शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती, फिर शादी के बाद औलाद भी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? इसीलिए मैं शादी जैसा अहम फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर भाई मुझे बड़े गौर से देखता रहा था। फिर बोला, सानिया, मुझे तुम्हारी सारी बातें माकूल लगी हैं। मैं आज ही अनीला के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा कि जब तुम्हारा भाई मुलाजमत पर लग जाएगा तब हम अपनी बहन का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं मुस्कुरा दी थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सर से पहाड़ सरक गया हो। मुझे इस बात पर 100% यकीन था कि वकास 25-30 हज़ार रुपए से ज्यादा तनख्वाह वाली मुलाजमत नहीं ढूंढ पाएगा। शाम में भाई अनीला भाभी को भी घर वापस ले आए थे और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, मैं वकास को कह आया हूं कि जब तक तुम मुलाजमत नहीं ढूंढ लेते मेरी बहन के बारे में सोचना भी मत। मैं भाई की बातें सुनकर मुस्कुरा दी थी। मुझे यही लग रहा था कि अब मैं वकास के साथ शादी करने से बच गई हूं। जिंदगी एक बार फिर से हसीन लगने लगी थी। अब तो मैं उठते बैठते यही दुआ करती रहती थी कि काश मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। मुझे अनीला भाभी की ज़बानी ये बात पता चलती रहती थी कि वकास मुलाजमत ढूंढने में जुटा हुआ है, मगर MBA की डिग्री होने के बावजूद भी उसे 35 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह की ऑफर हो रही है। मगर उसने भी अहद कर लिया है कि जब तक मुझे 80 हज़ार की मुलाजमत नहीं मिलेगी मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे वकास को अच्छी मुलाजमत ना मिले। यूं ही 2 माह गुजर गए थे, मेरे लिए कोई भी रिश्ता नहीं आया था। अब तो मैं उम्मीद हारने लगी थी। मैं हर वक्त उलझन का शिकार रहने लगी थी। भला ये भी कोई बात हुई कि इन 2 माह में मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं आया। एक दिन मैंने बेजार होकर अम्मी से कह दिया था कि आप कब तक इस उम्मीद पर मुझे घर में बिठाए रखेंगी कि वकास को कोई अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। अम्मी, अगर उससे मुलाजमत मिलना होती तो अब तक मिल चुकी होती। मुझे तो यही लगता है कि आप मुझे वकास के नाम पर घर में बिठाए बिठाए बूढ़ा कर देंगी। अगर आप अपनी बेटी की खुशियां चाहती हैं तो खुदारा मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ ले। आप किसी रिश्ते कराने वाली औरत से कह दे। अम्मी कहने लगी, हाँ सानिया, तुम ठीक ही कहती हो। अगर वकास को अब तक मुलाजमत मिलना होती तो मिल चुकी होती। तुम फिक्र न करो, मैं सुबह ही रिश्ते कराने वाली औरत को फ़ोन करके घर बुला लूंगी और फिर तुम्हारी डिमांड्स उसके सामने रख दूंगी।
मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में कामयाब हो जाएगी। मैं अम्मी की बात सुनकर बेइंतहा खुश हो गई थी। अगली सुबह मेरी याद करवाने से पहले ही अम्मी ने रिश्ते कराने वाली औरत को फोन कर दिया था और उससे कहा था कि तुम हमारे घर आ जाओ। आंटी जब घर आई तो अम्मी ने मुझे उनके सामने लाकर बिठा दिया था और कहने लगी, इसको बता दो कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। मैं शर्मा गई थी। मैंने अम्मी की जानिब देखा था तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटा ये कोई मायूब बात नहीं है। तुम्हें जैसा लड़का चाहिए तुम आंटी के सामने बयान कर दो, वो तुम्हारा मनपसंद दूल्हा ढूंढ देंगी। मैंने कहा कि मुझे बस एक अच्छा और मुखलिस लड़का चाहिए, उसका अपना घर बार हो और मेरी उसके साथ इज्जत से जिंदगी गुजर सके। रिश्ते कराने वाली आंटी कहने लगी, ठीक है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता जरूर ढूंढ दूंगी। मैं ये बात सुनकर मुतमईन हो गई थी, मगर अनिला भाभी ने जब ये सब देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वो किचन में जाकर बर्तन पटकने लगी थी। मैंने अम्मी से कहा, अब क्या होगा, भाभी का तो मूड ऑफ हो गया है। अम्मी ने सर झटक दिया और कहा, मूड ऑफ होता है तो होता रहे, मैं किसी के इंतजार में अपनी बेटी को बूढ़ा नहीं कर सकती। अम्मी अब बहुत हिम्मत वाली हो गई थी। ये बातें मुझे सुकून पहुंचा रही थी। अभी रिश्ते कराने वाली आंटी को हमारे घर आए हुए 2 दिन भी न हुए थे कि भाभी अम्मी के पास जाकर कहने लगी, मुबारक हो बहुत बहुत, वकास को बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई है। अम्मी हैरान हुई और बोली, अच्छा ये कैसे मुमकिन हुआ, पिछले 2 माह में तो उसे कोई मुलाजमत न मिली, अब अचानक से ये मुआवजा कैसे हो गया। भाभी कहने लगी, अम्मी मेरे भाई को किसी ऑफिस में अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत नहीं मिल रही थी, मगर उन्हें एक बेवा औरत ने मुलाजमत दी है। उसका शौहर बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था, लेकिन चूंकि वो एक सादा सी खातून थी तो वो ये सब मामला नहीं संभाल सकती थी। इसीलिए उसने वकास को 1 लाख रुपए तनख्वाह पर रख लिया है और उससे कहा है कि तुम मेरे घर के और ऑफिस के मामला देखोगे, और अगर तुम ये जॉब अच्छे तरीके से करते रहे तो फिर मैं तुम्हारी सैलरी इससे दुगना कर दूंगी। यानी उस औरत ने 1 माह बाद सैलरी 2 लाख करने का कहा है। ये बात सुनकर तो अम्मी की आंखें ही चमक गई थी। अम्मी ने कहा कि ठीक है, फिर तुम अपनी अम्मी को हमारे घर ले आओ, हम शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। ये बात सुनकर तो भाभी बेइंतहा खुश हो गई थी, जबकि मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया था। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं था, मैं तो बस वकास से जान छुड़वाना चाहती थी। मुझे वो किसी सूरत भी कबूल नहीं था। खैर अब मैंने जो शर्त रखी थी वो तो उसने पूरी कर दिखाई थी। अब अगर मैं घर वालों के सामने किसी किस्म का एतराज करती तो मैं ही बुरी बन जाती, इसीलिए मैंने उनके कहने पर सर झुका दिया था। घर में खुशियां ही खुशियां थी। वकास की वालिदा आई और 1 माह बाद शादी की तारीख रखकर चली गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैं अपने दिल का दर्द किसी के सामने बयान नहीं कर सकती थी। खैर अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। एक दिन मेरी भाभी मेरे पास आई और कहने लगी, सानिया तुम अपनी शादी के लिए कैसा लहंगा लेना चाहोगी। मैंने कहा कि मैं तो डिजाइनर लहंगा ही पहनूंगी। मैं ऐसी बातें फकत इसलिए करती थी ताकि वकास मुझसे शादी करने से इनकार कर दे। खैर मेरी भाभी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी डिमांड वकास तक पहुंचा दूंगी। अगले दिन ही भाभी ने अम्मी से कहा कि वकास अपनी होने वाली बीवी को शादी की शॉपिंग करवाने के लिए साथ लेकर जाना चाहता है। आप बताएं, आपकी तरफ से इजाजत है। अम्मी ने कहा कि मेरी तरफ से तो इजाजत है। यूं मुझे वकास के साथ शादी का लहंगा पसंद करने के लिए भेज दिया गया था। वकास गाड़ी चला रहा था जबकि मैं उसके साथ बैठी थी। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया था। बुटीक पर जाकर वकास ने मुझसे कहा कि आपको जो भी लहंगा पसंद आ जाए उस पर हाथ रख दीजिएगा। मैंने खूब महंगा लहंगा अपने लिए पसंद किया था। वकास कहने लगा, आपकी चॉइस अच्छी है। इसके अलावा उसने एक बात भी नहीं कही थी। फिर वकास ने कहा, हम कुछ खा लेते हैं, यकीनन आपको भूख लगी होगी। हम दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए, लेकिन इस दौरान भी वकास ने अपनी नजरें झुकाई रखी थी और मुझसे कोई बात न की थी। उसकी मौजूदगी में मेरा दम घुटने लगा था। मैं यही सोच रही थी कि अब मैं इस जैसे इंसान के साथ जिंदगी बसर करूंगी जो मेरे साथ बात भी नहीं करता और अजीब सा चुपचाप सा इंसान है। मैं शादी की शॉपिंग करके घर वापस आ चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में वकास के लिए जो नफरत थी वो मजीद बढ़ चुकी थी। मैं किसी सूरत भी उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी, मगर मैं मजबूर थी। घर वालों की जिद के आगे मुझे हार मानना पड़ी थी। मैं आखिर वक्त तक यही दुआ करती रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए और मेरी जान वकास से छूट जाए। मेरी शादी को फकत 2 दिन रह गए थे जब एक औरत हमारे घर आई। वो बड़ी अमीर घराने की लग रही थी, हसीन थी, खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त वो उजड़ी हुई हालत में थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। वो वकील भाई के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि मैं आपको खबरदार करने आई हूं, आप अपनी बहन की शादी वकास से मत कीजिएगा। मेरा भाई कहने लगा, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तोड़ दूं। तो वो औरत कहने लगी,
वकास मेरे घर में मुलाजमत करता था। मैंने उसकी सैलरी 1 लाख लगाई थी, उसका ख्याल रखती थी, लेकिन उसने मेरे साथ बदकारी की है। वो एक घटिया इंसान है, उससे किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है। आप अपनी बहन को ऐसे इंसान के साथ रुखसत मत कीजिएगा। अब मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी, नहीं तो यही बेहतर है कि आप लोग मेरी शादी उससे करवा दीजिए। उसने मेरी इज्जत खराब की है, तो यही बेहतर है कि वही मुझे अपना नाम दे। अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं दुनिया उस पर तंग कर दूंगी। उस औरत की बातें सुनकर हमारे घर में कोहराम मच गया था। तब मैंने भी आगे बढ़कर कहा कि हाँ, ऐसा ही है। वकास जब मुझे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया था, तब उसने मेरे साथ अजीब सी हरकत करने की कोशिश की थी। मैं सब रिश्ता खत्म करने के लिए कह रही थी, जबकि मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि वकास ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मुझसे मोहब्बत करता था, मगर उसने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। फिर इस औरत को कुछ कहना तो बहुत दूर की बात है। खैर, अकील भाई ने भाभी को बहुत बातें सुनाई थी, उन पर गुस्सा किया था और मेरा रिश्ता भी वकास के साथ खत्म कर दिया था। मैं बेइंतहा खुश थी। अम्मी ने चंद ही दिनों में मेरा रिश्ता एक बहुत ही मॉडर्न लड़के के साथ तय कर दिया था और चंद ही दिनों में मेरी शादी भी हो गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी, मगर शादी के महज 1 हफ्ते बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा शौहर एक अच्छा इंसान नहीं है। उसका बहुत सी लड़कियों के साथ फोन पर राब्ता था। वो मुझे चीट करके लड़कियों से मिलने के लिए भी जाता था। अब मैं हर वक्त अपने शौहर पर शक करती रहती थी। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। अब मुझे एहसास हुआ था कि वकास बहुत अच्छा लड़का था। वो मेरा कुछ भी नहीं लगता था, मगर तब भी जब उसकी मालकिन ने वकास पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया था, तो मेरे दिल से आवाज़ आई थी कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जल्दी से भाई को फ़ोन किया था और रो रो कर उनसे कहा था कि वकास की मालकिन ने और मैंने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। वो बुरा लड़का नहीं है, उसमें कोई ऐब नहीं है। भाई कहने लगा, हमें इस बात के मुतालिक बहुत पहले ही पता चल गया था। मैं हैरान हुई और बोली, वो कैसे? तो भाई कहने लगा, वकास की मालकिन ने उस पर इल्ज़ाम तो लगा दिया था, मगर अल्लाह ने मुआवजा कर दिया। वकास की मालकिन को फालिज का अटैक आ गया। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। उसने वकास से भी माफ़ी मांग ली थी और अपने इल्ज़ामात भी वापस ले लिए थे। उसने अपनी सारी जायदाद भी वकास के नाम कर दी है। मैं ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी। खैर, वकास की शादी हो चुकी थी। वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है और मैं सुबह शाम अपने शौहर से मार खाती हूँ। उसकी तवज्जो के लिए तरस रही हूँ, मगर उसे तो दूसरी लड़कियों से फुर्सत ही नहीं है। मैं अब इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इस दुनिया में जिस औरत को मुखलिस मर्द मिल जाए वही खुश नसीब है। मैंने अपने हाथों से वफादार और शरीफ मर्द को गंवा दिया। मैंने तो उसके किरदार पर गंदगी भी उछाल दी। जभी तो मैं अब जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। काश मैंने वकास को ना छोड़ा होता। वो दीनदार था तो ही उसमें हया थी। मुझे मॉडर्न शौहर चाहिए था और उसने मुझे अपने पाँव की जूती बनाकर रखा हुआ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।